नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हों उन दोस्तों से मेरा आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपके आने वाली संविधान की हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। दोस्तों आइए चलिए दोस्तों अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अपनी क्लास का प्रारंभ हम दो चंद लाइनों से दोस्तों करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और यह आपको मोटिवेट भी करेगा। दोस्तों ज़रा सुनिए। राहें कितनी भी कठिन हो, राहें कितनी भी कठिन हो, बस चलते जाना है। राहें कितनी भी कठिन हो, बस चलते जाना है। एक न एक दिन हमें सफलता मिलेगी ज़रूर, एक न एक दिन हमें सफलता मिलेगी ज़रूर। बस हमें पढ़ते जाना है, बस हमें पढ़ते जाना है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, इसी चंद लाइनों के साथ हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अपने पिछली क्लास में चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और उस समय हम लोगों ने 1773 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा। 1773 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, इसमें क्या प्रावधान किए गए थे कि जो बंगाल का गवर्नर था, जो गवर्नर का पद हुआ करता था, उस पद को बदल कर क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और फिर क्या काम किए गए इस एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत 1773 ईस्वी के एक्ट के तहत ही, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और वो जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई दोस्तों, वह 1774 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों इन सब की चर्चा हम लोग विस्तार से वहाँ पर कल की क्लास में किए हैं। जो दोस्त हमारे इस क्लास में या इस चैनल में अभी जुड़े हुए हैं और वे हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हुए हैं, तो हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में भारतीय संविधान के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी, पिछली वीडियो, और उस पिछली वीडियो को आप लोग देखकर बड़ी ही आसानी ढंग से आप उसे समझ सकेंगे। जब तक दोस्तों आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आगे की चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। दोस्तों एक एक चीज़ वहाँ पर क्लियर की गई है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। दोस्तों अब इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है दोस्तों, ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये क्या है दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। 1784 इसका नाम पिट्स क्यों पड़ा, तो उस समय दोस्तों, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वे कौन थे गुरु, विलियम पिट। कौन थे दोस्तों, विलियम पिट। इन्हीं के समय में ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित किया गया जिसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें प्रावधान क्या था, इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्रारंभ में किस उद्देश्य से आई, व्यापार करने के उद्देश्य से आई। किस उद्देश्य से, व्यापार। तो जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, वो प्रारंभ में जो आई थी किस उद्देश्य को लेकर आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार का काम करती थी, यह विशेष लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था।
ठीक है दोस्तों, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था, ये एक विशिष्ट समूहों के द्वारा किया जाता था, विशिष्ट लोगों के समूहों के द्वारा किया जाता था। और दोस्तों उस समूह को कहते क्या थे दोस्तों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसी को संचालक मंडल और इसी को ही निदेशक मंडल, ठीक है दोस्तों, इसी को निदेशक मंडल के नाम से भी जाना जाता था। तो जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया व्यापार करती थी, कुछ विशेष समूहों के लोगों को यह दायित्व सौंपा गया था कि वह व्यापारिक कार्य की देखरेख करे, व्यापार करे, ठीक है। अब 1773 ईस्वी के बाद अर्थात 1784 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्य भी बढ़ गए। उसने राजनीतिक कार्यों को भी देखरेख करना प्रारंभ कर दिया। अब चूंकि ये जो विशिष्ट समूह है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब इसे केवल व्यापारिक काम ही दिया गया था। अब एक ही लोगों को, एक ही पर्सन को एक से अधिक काम नहीं देना चाहती थी। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों जो राजनीतिक कार्य था वो कौन करेगा? तो इसके लिए 1784 ईस्वी में एक प्रावधान किया गया और वो जो एक नए मंडल की स्थापना की गई दोस्तों, वो क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या था दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हम लोग कहते हैं नियंत्रण मंडल, ठीक है दोस्तों। अब जो इसका काम था, यह काम करेगी क्या? यह काम करेगी राजनीतिक कार्य, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से बड़ा ही अच्छा प्रश्न उठता है दोस्तों, इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नए मंडल की स्थापना की गई थी? तो वो एक्ट कौन सा होगा दोस्तों? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। जरा दोस्तों इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और क्या प्रावधान थे? आइए दोस्तों अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ये तो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रारंभ में व्यापारिक काम करती थी, किसके माध्यम से करती थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात संचालक मंडल, निदेशक मंडल। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके कार्य कितने हो गए दोस्तों? आप लोग बताइए, इसका जवाब आप लोग देंगे। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसके पास अभी तक केवल एक काम था, व्यापार करना, अब 1773 ईस्वी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के काम कितने हो गए दोस्तों? अभी हमने आपको बताया दोस्तों, कितने काम? 2 काम। कितने काम? 2। देख लीजिए, अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, इसके 2 काम हो गए, ठीक है दोस्तों। इसके कितने काम हो गए? 2 काम हो गए। एक तो काम था व्यापारिक कार्य, और जो दूसरा काम था दोस्तों वो क्या था? राजनीतिक कार्य। अब प्रश्न उठता है कि ये व्यापारिक कार्य कौन करता था दोस्तों? जरा बताइए, ये व्यापारिक काम कौन करता था? अभी हमने आपको बताया। तो व्यापारिक कार्य जो करता था वो कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन करता था दोस्तों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसी को हम लोग संचालक मंडल या निदेशक मंडल के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशक मंडल में जो सदस्य थे दोस्तों,
सदस्यों की जो संख्या थी दोस्तों, इसे याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 24 थी दोस्तों। और इधर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजनीतिक कार्य था, वह राजनीतिक कार्य किसके माध्यम से करती थी? तो दोस्तों वह राजनीतिक कार्य जो करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, वह करती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, जिसे हम लोग नियंत्रण मंडल के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके सदस्यों की जो संख्या थी दोस्तों, सदस्य इसमें कितने थे दोस्तों? तो 6 थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं 1784 के लेकर, इसको आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब प्रश्न उठता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के सदस्यों को उपहार लेने पर रोक लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया? तो वह एक्ट कौन सा होगा दोस्तों? 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम लोग जो चार्टर एक्ट पढ़ेंगे उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम लोग उन्हीं की चर्चा करेंगे दोस्तों। बाकी तो प्रावधान तो इसमें बहुत थे चार्टर एक्ट में। ठीक है दोस्तों, अन्यथा यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों जो अगला चार्टर एक्ट आएगा 1813 का चार्टर एक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या प्रावधान थे, जो महत्वपूर्ण बिंदु है इससे उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, और उम्मीद करते हैं आपसे वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए अब इसमें जो पहला प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे? क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों? जो ईसाई मिशनरियाँ थी, ईसाई मिशनरियाँ, अब इस ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की क्या मिल गई दोस्तों? आज़ादी मिल गई। अर्थात अब भारत में जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, उन्हें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए खुली रूप से क्या मिल गई दोस्तों? आज़ादी मिल गई। ठीक है, आगे चलिए, अब अगला जो प्रावधान है उसको देख लीजिए दोस्तों। देखिए एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं और पूछे भी गए हैं दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जो अगला प्रावधान था दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके व्यापारिक अधिकार को, व्यापारिक, देखिए दोस्तों ये शब्दावली हूबहू आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, ठीक है दोस्तों, व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? किस चार्टर एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? आपके विकल्प में कई तरह के विकल्प रहेंगे दोस्तों, जैसे 1813, 1784, 1833 और जो चौथा विकल्प दे दे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका दोस्तों आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। और एक ही ध्यान यहाँ और देना है ज़रूर,
एक बात को दोस्तों यहाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो व्यापारिक एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का समाप्त किया गया, यह दोस्तों पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, अभी कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था दोस्तों। अब यह देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा है चाय व चीन। अब दोस्तों आप लोग चीनी मत समझ लीजिएगा, चीन मतलब देश और चाय मतलब वस्तु। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, और यह एकाधिकार दोस्तों कब समाप्त हुआ, आगे अभी हम आपको पढ़ाएंगे। 1833 का चार्टर एक्ट, उसके तहत चाय और चीन के साथ भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, इस चीज़ को क्लियर रखिएगा एकदम माइंड में बैठा कर। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना था दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए, और क्या प्रावधान थे, एक बिंदु और है यहाँ पर, इसको भी देख लेंगे। इसी एक्ट के तहत दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। इसी एक्ट के तहत अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वह कौन सा चार्टर एक्ट है जिसमें अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था? तो वो दोस्तों कौन सा चार्टर एक्ट होगा? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला चार्टर एक्ट। अब जो अगला चार्टर एक्ट आएगा दोस्तों, वो है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो चार्टर एक्ट कौन सा है? 1833। अब दोस्तों ये भी चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, जरा इसको भी हम लोग देख लेंगे। देखिए, इस चार्टर एक्ट के तहत जो ये 1833 का चार्टर एक्ट था, अभी तक दोस्तों हमने बंगाल की जीजी की चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, जीजी मतलब गवर्नर जनरल, जीजी मतलब गवर्नर जनरल। इस चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल नामक एक पद था, अब उसे परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया गया। किस रूप में? अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा दोस्तों, जीजी कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसे पहले भारत के गवर्नर जनरल थे कौन दोस्तों? तो इसकी चर्चा हम लोग किए हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों। ठीक है, इस कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। आइए चलते हैं, अब आगे क्या प्रावधान है दोस्तों। आगे देख लीजिए, अब 1833 का चार्टर एक्ट में और क्या क्या प्रावधान किए गए थे। अभी हमने आपको बताया था कि कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार था वो 1813 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अभी तक चाय वो चीन के साथ एकाधिकार बना था, अब क्या हुआ, इस एक्ट के माध्यम से चाय वो चीन के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ज़रा देख लीजिए। किस चार्टर एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इस शब्द को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से कब समाप्त कर दिया गया, तो वह चार्टर एक्ट कौन सा होगा दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। और आगे क्या क्या प्रावधान थे दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। अब दोस्तों जो गवर्नर हुआ करता था, जो हमारा जी गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक परिषद बनाई गई थी और उस परिषद को हम लोग कहते थे दोस्तों कार्यकारिणी परिषद। क्या कहते थे दोस्तों, कार्यकारिणी परिषद। इस कार्यकारिणी परिषद में इस कार्यकारिणी परिषद में पहले दोस्तों कितने सदस्य हुआ करते थे, तो पहले 3 सदस्य। ठीक है दोस्तों, पहले कितने सदस्य हुआ करते थे, 3 सदस्य। अब इस एक्ट के माध्यम से पहली बार एक विधिक सदस्य की नियुक्ति की गई, एक विधिक सदस्य की नियुक्ति की गई, अर्थात पहली बार गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधिक सदस्य की नियुक्ति की गई। और वो कौन था दोस्तों, तो जो विधिक सदस्य था दोस्तों वो था लॉर्ड मैकाले। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, क्या प्रावधान थे इसमें। अब देखिए दोस्तों, इस एक्ट के माध्यम से इस एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, अवैध घोषित कर दिया गया। अर्थात दास प्रथा का जो उन्मूलन होता है दोस्तों, अगर डेट पूछे तो 1843 ईस्वी में। अगर आपसे अधिनियम की बात करें कि किस अधिनियम के तहत दास प्रथा को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया गया, तो दोस्तों आंसर क्या होगा, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, जरा इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अगले चार्टर एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले चार्टर एक्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला चार्टर एक्ट है आपका वो कौन सा है दोस्तों, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपीपी हो, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। यूपीएससी में पीसीएस की परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से 1853 में क्या क्या प्रावधान थे दोस्तों। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन या महारानी, क्राउन का दोस्तों क्या घोषित कर दिया गया, ट्रस्टी घोषित कर दिया गया। किसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। पूछा जाता है किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन का ट्रस्टी घोषित कर दिया गया, तो वो क्या होगा, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अर्थात अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी दोस्तों, अब वो भारत में एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे और क्या प्रावधान थे इसमें जो हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक ऐसा प्रावधान इसमें दोस्तों किया गया था जो आज हम लोग उसी के माध्यम से अपना विकास भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी एक्ट के माध्यम से 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही पहली बार नौकरी के लिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है ये, नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन, प्रतियोगी
प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का फैसला किया गया। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन करने का फैसला किया गया। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, और देख लीजिए क्या प्रावधान थे। इसी अधिनियम के तहत पहली बार कार्यपालिका व विधायिका, ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका, जिसे हम लोग संसद भी कहते हैं। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका को दोनों को क्या कर दिया गया दोस्तों, अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, अलग अलग कर दिया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर पूछे कि किस अधिनियम के तहत कार्यपालिका और विधायिका को पृथक पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, तो दोस्तों वो कौन सा अधिनियम होगा, 1853 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए और क्या प्रावधान थे इसमें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब जो दोस्तों अगला इसमें प्रावधान किया गया था वह यह था कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने के लिए, जो बंगाल था उसके प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने के लिए एक दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। तो वो अधिनियम कौन सा होगा दोस्तों, 1853 का चार्टर एक्ट होगा, 1853 का अधिनियम होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे और चलते हैं। देखिए जो दोस्तों अब जो आपसे ये क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो इसमें प्रावधान किया गया है, वो आपके टीजीटी और पीजीटी, उत्तर प्रदेश की टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में यह क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है दोस्तों। और वह क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, इसे देख लीजिए दोस्तों। अब अभी हमने बताया कि जो कंपनी के जो कार्य थे, दो कार्य थे, एक काम था व्यापारिक कार्य और एक काम था राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य को कौन करता था दोस्तों, निदेशक मंडल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निदेशक मंडल, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्शन भी कहते थे। अब इस निदेशक मंडल में कितने सदस्य थे दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कितने थे, 24 सदस्य थे। अब हुआ क्या दोस्तों इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत 1853 के अधिनियम के तहत निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या दोस्तों घटाकर 24 से कितनी कर दी गई, 18। ये क्वेश्चन दोस्तों टीजीटी और पीजीटी यूपी की जो परीक्षाएं होती हैं टीजीटी पीजीटी, उसमें यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ तक तो हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 और 1853, इन सब की हम लोगों ने एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से चर्चा की। क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इन सब की चर्चा हम लोगों ने आज की दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे की क्लास में दोस्तों हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक चलते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। 18 ये चार्टर एक्ट था, तो हम चाहते हैं चार्टर एक्ट को एक तरफ और भारत शासन अधिनियम को दूसरी तरफ पढ़ें। ठीक है, जब हम लोग भारत शासन अधिनियम को पढ़ेंगे तो उसको एक क्लास में वो पूरा आ जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी यह क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।